वॉइस या वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है आप लोगों को? सत्येंद्र जी, क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी ठीक है? जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सौरभ जी, वीडियो जो है यूट्यूब पे जो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं अपलोडेड हैं, आप उनकी वीडियो क्वालिटी जाके चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही क्लियर वहाँ पे वीडियोस जो है आती है और आप इजीली जो है वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस को देख भी रहे हैं। बहरहाल आपने जो भी कहा है मैं इसको ध्यान में रखूँगा और अपने एडमिन से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। मेरी वीडियो और वॉइस क्वालिटी के बारे में प्लीज़ आप लोग बता दीजिए, क्या दोनों क्लियर है आप लोगों को? जी गुंजन जी, गुड इवनिंग। जी ओम प्रकाश RLC यादव एडवोकेट जी, ओम प्रकाश जी। संजय त्रिपाठी जी, जी गुड इवनिंग सर। तो काफ़ी टाइम से क्लासेस जो है CPC की बंद चल रही थी, चूँकि कौस्तुभ जी मुझसे कई बार कह भी रहे थे, हालांकि मैं बीमार भी था बीच में। और तो आज से जो है हमारी क्लासेस फिर से नियमित रूप से जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। जी गुड इवनिंग। और जो है कि लास्ट क्लासेस हमने जो देखी थी, तो हमने सेक्शन 89 पार्ट 5 का और सेक्शन 90 पार्ट 5 का जो है कंप्लीट कर लिया था। जो सेक्शन 89 था वो हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट था और सेक्शन 90 जो था वो हमारा फ्रेंडली सूट था। मैं सोच रहा था कि पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हमने पहले देखा था पहले ही दिन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, कि हमने देखा था कि जो जनरल सूट को लेकर के टॉपिक होंगे हमारे सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 34 तक हमने वो देखा था, सॉरी सेक्शन 35 तक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेशल है, फिर जनरल है, फिर पार्टिकुलर है और पार्टिकुलर के बाद है स्पेशल। और मैंने आपको कहा था कि जो सबसे छोटा पोर्शन होगा वहाँ से हम इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। जी धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने पहले देखा था कि पहले हम लोगों ने देखा था जनरल केसेस, और मैंने वहाँ आपको बताया था कि सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 35 तक है। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा पार्टिकुलर, फिर उसके बाद मैंने तीसरा बताया था आपको जो कि हमारा चल रहा है स्पेशल प्रोसीडिंग, और ये है पार्ट 5। और मैंने आपको बताया था कि हम छोटे से बढ़ते क्रम में चलेंगे, तो हम लोगों ने पार्ट 5 की यहाँ स्पेशल प्रोसीडिंग में सेक्शन 89 को कवर कर लिया है। और सेक्शन 89 के बाद सेक्शन 90 जो फ्रेंडली सूट था, इसको भी हम लोगों ने बड़े व्यापक ढंग से देखा था। हमने सेक्शन 89 के साथ और सेक्शन 90 के साथ जो और भी प्रोसीजरल पार्ट की चीज़ें ऐड हो सकती हैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश की। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 91, और सेक्शन 91 कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेक्शन 92 और सेक्शन 93 इसको भी कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही खत्म कर ले जाएं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग जो है ईजिली समझ जाएंगे। तो आज हम लोग अपना पार्ट 5 जो है खत्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह पार्ट 5 का तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने भी सोचा कि इसको अच्छे ढंग से हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 92 और सेक्शन 93 देखेंगे, और उसके बाद जब हम जो है इसे समाप्त कर देंगे, और आज के बाद जो है हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। जब पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पार्ट 5 के बाद हम लोग चलेंगे पार्टिकुलर केसेस पे, और पार्टिकुलर केसेस के बाद हम लोग चलेंगे जनरल केसेस पे। तो आइए, मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 89 में आर्बिट्रेशन को लेकर के कि सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, फिर मैंने सेक्शन 90 में फ्रेंडली सूट बता दिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 90। यहाँ तक अगर किसी को पिछली क्लासेस में कुछ भी ना समझ में आओ, कुछ भी ना पता हो, तो आप प्लीज़ यूट्यूब के चैनल पे जाकर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे लास्ट क्लासेस की सारी वीडियोस जो है व्यापक ढंग से पड़े हुए हैं, और आप लोगों को वहाँ पे वीडियो क्वालिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने खुद ही वहाँ की वीडियोस चेक किए हैं। वहाँ की वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोगों के नेट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वहाँ पे आप लोग जो है इजीली देख सकते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। आइए आज हम देखते हैं सेक्शन 91। जब हम पार्ट 5 का सेक्शन 91 देखते हैं, पार्ट 5 के सेक्शन 91 को देखने से पहले ये जरूरी है कि कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 91, तो ये पब्लिक न्यूसेंस और रॉन्गफुल एक्ट की बात करेगा। आइए हम इसको सेक्शन 91 को समझने से पहले कुछ और चीज़ें, कुछ और भी टॉपिक हैं या कुछ और भी पॉइंट हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो जब आप न्यूसेंस की बात करते हैं, तो न्यूसेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पब्लिक न्यूसेंस और एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। न्यूसेंस को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक होता है डायरेक्ट इंटरफेरेंस। ये है आपका घर, इस घर में
इस घर के मालिक आप हैं, आप नहीं अनुमति आपसे बिना लिए अगर मैं आपके घर में एंटर कर जाऊँ पर फिजिकली, तो ये हो जाएगा ट्रेसपास। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपका मकान है और इस मकान के बगल में ये फ्लोर मिल और ये दिन भर जो है चलती रहती है और ये काफ़ी ध्वनि प्रदूषण करती है, यानी कि साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करती है। दैट्स वाई इससे होता क्या है कि आपको जो है जो इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस तो नहीं है, ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से जो आपका कंफर्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप इस घर में सही प्रकार से निवास नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस यानी कि जो ध्वनि है वह आपको आपके घर को रहने योग्य नहीं रहने दे रही है। तो ये जो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है इसी को कहते हैं न्यूसेंस, और जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेसपास। तो ये होता है न्यूसेंस। और न्यूसेंस को जब आप समझेंगे तो न्यूसेंस जो है पब्लिक भी होता है यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, और न्यूसेंस जो होता है प्राइवेट न्यूसेंस भी होता है यानी कि प्राइवेट न्यूसेंस। अब आइए हम देखते हैं कि न्यूसेंस वर्ड जो है डिराइव्ड किस टर्म से है। तो अब आप फ्रेंच वर्ड देखेंगे न्यूए, NUIRE, तो ये न्यूए वर्ड से डिराइव करता है न्यूसेंस वर्ड, जिसका आपकी मतलब होता है हर्ट करना या एनॉय करना। और जो यहाँ पर आपने पब्लिक न्यूसेंस देखा या प्राइवेट न्यूसेंस देखा, ये न्यूसेंस के प्रकार है। मैंने आपको बताया कि अगर आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस है तो वह ट्रेसपास होगा, अगर इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार से आपको इनडायरेक्टली रहने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, या आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह पा रहे हैं, तो जो ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है इसी को कहते हैं हम न्यूसेंस। न्यूसेंस जो वर्ड है ये डिराइव करता है फ्रेंच वर्ड से न्यूरे, ये काफी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अब आइए देखते हैं कि जो ये प्राइवेट न्यूसेंस है ये क्या है, फिर हम चलेंगे पब्लिक न्यूसेंस की। तो जब आप प्राइवेट न्यूसेंस देखेंगे तो प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है ये होता है सिविल लॉ। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट ने टॉर्ट पढ़ा होगा, टॉर्ट लॉ, तो वहां पर इस चीज को पढ़ा होगा सभी ने। तो जो आप टॉर्ट में पढ़ते हैं वो होता है प्राइवेट न्यूसेंस, और जो आप पब्लिक न्यूसेंस पढ़ेंगे अभी हम आगे देखेंगे तो हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड में या इंडियन पैनल कोड में देखते हैं तो वो होता है पब्लिक न्यूसेंस। और जब हम लोग पब्लिक न्यूसेंस वर्ड पढ़ रहे हैं तो पब्लिक न्यूसेंस की जो रेमेडी हमें प्रोवाइडेड है वो सिविल लॉज में भी है और क्रिमिनल लॉज में भी है, वो अभी आगे का टॉपिक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि न्यूसेंस जो है मेनली दो प्रकार का होता है, एक पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। न्यूसेंस क्या होता है, एक एग्जांपल देखा हमने। न्यूसेंस वर्ड डिराइव करता है जिस वर्ड से, वो है फ्रेंच वर्ड न्यूरे, NUIRE। अब बात करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। तो जब आप प्राइवेट न्यूसेंस को देखेंगे तो प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है ये सिविल लॉ होता है, और जब आप टॉर्ट लॉ पढ़ते हैं तो टॉर्ट लॉ में जो आप टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है प्राइवेट न्यूसेंस, ना कि पब्लिक न्यूसेंस। आप लोगों ने स्टोन वर्सेस बोल्टन का केस देखा होगा। स्टोन वर्सेस बोल्टन का जो लीडिंग केस है वो इसी प्राइवेट न्यूसेंस से ही बेस्ड। अब अगर आप प्राइवेट न्यूसेंस में ही डिफेंसेस भी देखेंगे टॉर्ट लॉ में, तो वहां पर दो प्रकार के डिफेंसेस मिलेंगे आपको, एक इफेक्चुअल डिफेंस और एक इनइफेक्चुअल डिफेंस। और वहां पर जो आप डिफेंस ले सकते हैं वो केवल इफेक्चुअल डिफेंस ही ले सकते हैं। और इफेक्चुअल डिफेंस जब आप देखेंगे तो वहां पर मुख्यतः दो ही प्रकार के डिफेंस आपको मिलेंगे, एक प्रेस्क्रिप्शन और दूसरा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब ये समझिए कि भले ही क्यों ना वो न्यूसेंस हो, भले ही क्यों ना सामने वाले का कोई कृत्य न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, लेकिन अगर वह 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक की अवधि से लगातार उस चीज को कब्जे में बनाए हुए है, मान लीजिए कि आपका घर है, तो न्यूसेंस में जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग को लेकर के हमने समझा, तो हम लोग जब न्यूसेंस को दो पार्ट में बांटते हैं तो प्राइवेट रॉन्ग जो पार्ट हो जाता है वो सिविल रॉन्ग का हो जाता है। और जब हम लोग टॉर्ट लॉ पढ़ते हैं तो टॉर्ट लॉ में जो हम अपना क्लेम लाते हैं वो प्राइवेट न्यूसेंस के अगेंस्ट ही लाते हैं, जो भी हम डैमेजेस या रेमेडी क्लेम करते हैं। इसको लेकर के स्टोन वर्सेस बोल्टन आपने केस देखा होगा। जब डिफेंसेस की बात आती है तो मैंने आपको बताया कि एक इफेक्चुअल डिफेंस होता है और एक इनइफेक्चुअल डिफेंस होता है। जो इफेक्चुअल डिफेंस होता है आप केवल वही डिफेंस ले सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ प्राइवेट न्यूसेंस का क्लेम ला रही है तो। और वो क्लेम क्या है कि मान लीजिए कि आपका ये घर है, घर के बगल में मान लीजिए कि आपका घर है, घर के बगल में एक फ्लोर मिल है और वहाँ आटा चक्की का काम होता है, जिससे काफी ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे आप अपने निवास स्थान में सही प्रकार से निवास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह जो आटा चक्की आपके घर के बगल में फ्लोर मिल है, यह 20 वर्षों से या 20 वर्ष से अधिक अवधि से यहाँ पर लगातार काम कर रही है,
तो आपका लाया गया क्लेम यहाँ पर कोर्ट द्वारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जो ये राइट मिल जाएगा वो प्रेस्क्रिप्शन का राइट मिल जाएगा। और दूसरा जो आप देखते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि मान लीजिए कि आपका मकान है और मकान के बगल से रेलवे की कोई लाइन बिछी हुई है और जिसपे की जो है रेगुलर जो है रेलवे अपनी ट्रेनें चला रही है, तो जो इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिसकी वजह से आपको अपने घर में रहने पाने में या कंफर्ट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है इससे, आप इसके खिलाफ भी अपना कोई राइट क्लेम नहीं ला सकते, क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो यही है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। मैं आपको बता रहा था कि सेक्शन 91 में हम लोग पब्लिक न्यूसेंस और रॉन्गफुल एक्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि ये बता देना ज़्यादा जरूरी रहेगा कि जो न्यूसेंस है वह भी दो प्रकार का है, एक पब्लिक न्यूसेंस होता है, एक प्राइवेट न्यूसेंस होता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा प्राइवेट न्यूसेंस को लेकर के। प्राइवेट न्यूसेंस को लेकर के हम लोगों ने देखा फिर प्राइवेट न्यूसेंस को लेकर के हम लोगों ने जितना भी देखा, तो उसमें हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लगभग देखी। अब जब भी आप लोग लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे या लॉ ऑफ टॉर्ट के टॉपिक को देखेंगे न्यूसेंस के, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां पे अगर आप चाहें तो ये सारे पॉइंट भी ऐड करके अपने आंसर को और भी अच्छा बना सकते हैं। अब इसके बाद आती है बारी समझने की कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या है, इसको समझने के लिए जब आप जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 देखेंगे, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 क्लॉज 48 में आपको पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन मिल जाएगी। कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पर डिफाइंड है, तो आप लोग इंडियन पैनल कोड 1860 के सेक्शन 268 की हेल्प ले सकते हैं और वहाँ पर इंडियन पैनल कोड में न्यूसेंस वर्ड को पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया हुआ है। और इसको लेकर के जो पनिशमेंट की बात किया है वो किया है सेक्शन 290। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिस किसी ने भी नोट ना किए हो तो प्लीज अपनी बेयर में, हालांकि आपके बेयर में आपको एक ही सेक्शन देखना है, उसमें सारी चीजें अगर आप नोट कर सकें तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो हम लोगों ने प्राइवेट न्यूसेंस देखा, फिर हम लोग गए पब्लिक न्यूसेंस की। पब्लिक न्यूसेंस में मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन जानना है तो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 क्लॉज 48 को देखना होगा। और उसके बाद अगर आप आईपीसी देखते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 268 में इसको डिफाइन किया है और आईपीसी के सेक्शन 290 में ही इसकी पनिशमेंट की बात। अब आइए हम लोग देखते हैं वापस से सेक्शन 91 पे, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 पे। हमने यहाँ प्राइवेट देखा, हमने वहाँ पब्लिक देखा। अब हम लोग देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसको लेकर के जो रेमेडीज है पब्लिक न्यूसेंस को, वह क्रिमिनल लॉ में क्या अवेलेबल है, फिर वह सिविल लॉ में क्या अवेलेबल है, और इसको लेकर के जो सूट लाया जाएगा वह किसके द्वारा लाया जाएगा अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 की बात करें तो, और इसके खिलाफ क्या अपील के प्रावधान है या नहीं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। आज का टॉपिक था हमारा पार्ट 5 का स्पेशल प्रोसीडिंग, और पार्ट 5 की स्पेशल प्रोसीडिंग में मैंने आपको पहले सेक्शन 89 और सेक्शन 90 कंप्लीट करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सेक्शन 91, जिसमें हम लोग पब्लिक न्यूसेंस और रॉन्गफुल एक्ट को लेकर के जो भी सूट आते हैं उनको लेकर के हमें पढ़ना था। इसको पढ़ने से पहले हमने ये देखा कि न्यूसेंस जो है वह मुख्यतः दो प्रकार का है, एक पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक प्राइवेट न्यूसेंस के बाद मैंने आपको बताया कि जो न्यूसेंस वर्ड है ये डिराइव करता है वर्ड न्यूरे से, जिसका मतलब होता है हर्ट या एनॉय। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग डायरेक्ट पब्लिक न्यूसेंस पे जाएं, इससे पहले आप थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या है। तो प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है कि सिविल रॉन्ग होता है। जब भी आप टॉर्ट लॉ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये प्राइवेट न्यूसेंस ही टॉपिक पढ़ना है। और प्राइवेट न्यूसेंस में मैंने आपको एक लीडिंग केस बताया स्टोन वर्सेस बोल्टन का। जब आप प्राइवेट न्यूसेंस पढ़ेंगे टॉर्ट लॉ में तो आपको वहाँ पे डिफेंसेस मिलेंगे। डिफेंसेस भी मैंने आपको बताया कि मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक इफेक्चुअल डिफेंस की वहाँ बात करता है, दूसरा इनइफेक्चुअल डिफेंस की बात करता है। और वहाँ पर जो इफेक्चुअल डिफेंस है उसमें आपके दो ही प्रकार के डिफेंस अवेलेबल हैं। एक प्रेस्क्रिप्शन का राइट जो कि बताता है 20 साल से अगर आप निरंतर किसी कार्य को कर रहे हैं तो भले ही सामने वाले को उससे क्यों ना न्यूसेंस क्रिएट हो रहा हो, वह आपका राइट जो है कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर उसका प्रेस्क्रिप्टिव राइट क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा, यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर के बगल से ही कोई रेलवे की लाइन बिछी हुई है और जिसपे कि रेल जाती है, जिससे कि वह ध्वनि करते हुए जाती है और आपको ध्वनि प्रदूषण प्रतीत होता है, आपको रह पाने में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो भले ही क्यों ना आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, अगर उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है या लॉ द्वारा वो प्रोटेक्टेड है तो आप अपने इस क्लेम को उसके खिलाफ नहीं ला सकते। फिर मैंने आपको बताया कि जब पब्लिक न्यूसेंस को समझना होगा तो हमको देखना होगा सेक्शन 3 क्लॉज 48 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, और हम लोग अगर सेक्शन 268 ऑफ देखें आईपीसी तो वहां पर भी पब्लिक न्यूसेंस की डिफाइंड किया गया है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के आईपीसी में कहाँ पे प्रावधान है।
और कई बार यह भी सवाल पूछा है कि पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के जो पनिशमेंट का प्रावधान है वह इंडियन पैनल कोड में किस सेक्शन में है। तो आप जब पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के देखेंगे पनिशमेंट को लेकर के प्रोविजन, तो वो आपको मिलेगा सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी में। यहाँ तक पढ़ लेने के बाद अब हम लोग फिर से चलेंगे और हम लोग देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 91 को, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड अदर प्रोविजन या अदर चीज़ें हैं हम उन्हें समझेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। जमशेद रजा जी गुड इवनिंग। संगीता सिंह जी जी गुड इवनिंग मैम। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आइए हम देखते हैं कि जो है सेक्शन 91 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी बेयर जो है ले लीजिए सिविल प्रोसीजर कोड की, और सेक्शन 91 को जो है हम रीड करते हैं और सेक्शन 91 को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि जो रेमेडीज हमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉज की बात करता है पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के, तो सिविल लॉज में इसकी जो रेमेडी की बात करता है जिसे आज हमें पढ़ना है वह क्या है और वह सेक्शन 91 में क्या दिया हुआ है। तो मैं पहले बेयर रीड कर देता हूँ, और बेयर रीड कर देने के बाद मैंने बोर्ड पे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बना रखे हैं ताकि आपको समझने में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब हम देखते हैं जी जी धन्यवाद। तो जब हम लोग देखते हैं सेक्शन 91, तो सेक्शन 91 कहता है कि इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, वर्ड जो है आप लोग मार्क करते चलिएगा, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस हो और अदर रॉन्गफुल एक्ट या अदर कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जो क्या करता हो, या तो अफेक्ट करता हो या लाइकली टू अफेक्ट करता हो किसको, पब्लिक को, तो वहाँ पर सूट लाया जा सकता है। किस चीज़ के लिए? तो सूट यहाँ पर लाया जा सकता है डिक्लेरेशन के लिए, जहाँ पर कोर्ट द्वारा डिक्लेरेटरी डिग्री पास होगी। यहाँ पर सूट लाया जा सकता है इंजंक्शन के लिए, और इंजंक्शन के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। परमानेंट इंजंक्शन होता है, टेम्परेरी इंजंक्शन होता है, मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। एसआरए में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। या अदर रिलीफ जो भी अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पब्लिक न्यूसेंस हो या कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जो किस पब्लिक को अफेक्ट कर रहा हो या लाइकली टू अफेक्ट कर रहा हो, तो उसके खिलाफ हम सूट ला सकते हैं। और सूट में हम क्या क्लेम कर सकते हैं, डिक्लेरेशन, इंजंक्शन या कोई अदर रिलीफ जो जो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है सफिशिएंट हो या अप्रोप्रिएट हो। तो यहाँ तक का जो पहला हिस्सा है सेक्शन 91 का ये कहता है। सेक्शन 91 का जो दूसरा पार्ट है कि यानी कि यह सूट किसके द्वारा लाया जाए। तो जब यह देखा जाए कि यह सूट किसके द्वारा लाया जाएगा, तो यहाँ पर बताता है पहला कि बाय एडवोकेट जनरल, यानी कि एडवोकेट जनरल द्वारा। दूसरा विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय 2 और मोर पर्सन, यानी कि कोर्ट की परमिशन से 2 या अन्य व्यक्तियों द्वारा। इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू सच पर्सन बाय रीजन ऑफ सच पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट। तो भले ही क्यों ना उन दो व्यक्तियों को किसी प्रकार से जो ये पब्लिक न्यूसेंस या रॉन्गफुल एक्ट हुआ था उससे उन्हें कोई क्षति हुई हो या ना हुई हो, वो उससे ग्रसित हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वह कोर्ट की परमिशन से इसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा जो भी हमारा कहना चाह रहा है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी सेक्शन 91 के पहले पार्ट में कि किस किस ग्राउंड पे सूट आएगा। दूसरा पार्ट कहता है कि सूट कौन लाएगा। और जो हम देखेंगे सेक्शन 91 का क्लॉज 2, तो वो कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात लिमिट नहीं लगाएगी या अफेक्ट नहीं लगाएगी किसी व्यक्ति के किसी उस अधिकार पे सूट लाने के जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो इस प्रोविजन को छोड़ देने के बाद भी। यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंटली अदर सूट भी लाना चाहते हैं, अदर क्लेम भी लाना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं। सेक्शन 91 वहाँ पे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक या कोई बाध्यता नहीं लाएगा। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब हम सेक्शन 91 रीड कर रहे थे तो सेक्शन 91 में मैंने आपको बताया कि पब्लिक न्यूसेंस हो या कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जिसकी वजह से पब्लिक अफेक्ट हो रही है, पब्लिक न्यूसेंस हो या रॉन्गफुल एक्ट हो। और पब्लिक न्यूसेंस सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं डिफाइंड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी है। सेक्शन 3 क्लॉज 48 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, सेक्शन 268 ऑफ इंडियन पैनल कोड।
फिर मैंने आपको बताया कि कोई रॉन्गफुल एक्ट की भी डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन भी आपको इंडियन पेनल कोड में मिल जाएगी। आई थिंक सेक्शन 33 में दी हुई रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इससे अफेक्ट हो रहा है वो है पब्लिक, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं। तो यहाँ पर सूट आएगा, और सूट किस चीज के लिए आएगा? डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए, या किसी अन्य रिलीफ के लिए जो भी एप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डेंस में। तो मैंने आपको बताया पब्लिक न्यूसेंस हो या कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जिससे कि पब्लिक अफेक्ट हो रही है, वहां पर सूट आएगा डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए, या अदर एप्रोप्रिएट रिलीफ के लिए। अब बारी आती है कि यह सूट लाएगा कौन। तो यह सूट लाएगा कौन, इसको लेकर के सेक्शन 91 कहता है कि एडवोकेट जनरल लाएगा। और एडवोकेट जनरल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां आपको आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो है समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, वहां मिल जाएंगी आपको। अटॉर्नी जनरल को लेकर के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और एडवोकेट जनरल को लेकर के आर्टिकल 165 में दिया हुआ है। या दूसरा कहता है, यहाँ आइदर यूज किया है, या तो ये या तो वो, कोई भी ला सकता है। तो दूसरे में कहता है कि कोर्ट की परमिशन लेने के बाद 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी सूट दायर कर सकते हैं, डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए, या अदर रिलीफ के लिए। भले ही क्यों ना वह 2 व्यक्ति जो सूट लाने के लिए इच्छुक हैं वह उससे अफेक्टेड हो या ना। यही कहता है हमारा सेक्शन 91। अब सेक्शन 91 का क्लॉज 1 आपने देखा, अब आइए देखते हैं सेक्शन 91 का क्लॉज 2 क्या कहता है। तो सेक्शन 91 का क्लॉज 2 सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी लिमिट या इफेक्ट नहीं लगाएगा इंडिपेंडेंट राइट ऑफ सूट पे किसी व्यक्ति के, जो भी हमारा सेक्शन 91 का क्लॉज 1 का कोई प्रोविजन है। अगर मान लीजिए इसके तहत आप सूट ला रहे हैं तो आपका अगर इंडिपेंडेंट कोई राइट अराइज हो रहा है सूट लाने का सेम न्यूसेंस पे, तो आप उसे ला सकते हैं। आपके उस अधिकार को सेक्शन 91 का क्लॉज 1 बार नहीं करेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 91 में कौन कौन सूट लाएगा, किस आधार पर सूट लाएगा। और मैंने आपको बताया कि एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप लोग प्लीज अपनी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बेयर, जिस किसी ने भी ली हो तो प्लीज आप अपनी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बेयर देखिए, और अगर किसी ने ना ली हो तो आप लोग मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 41 के क्लॉज एफ को अगर आप लोग देख सकते हो तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर की हेल्प से सेक्शन 41 क्लॉज एफ को देखिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 41 के क्लॉज एफ। आप में से काफी स्टूडेंट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा होगा, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप सभी को पता होगा कि 6 प्रकार की रिलीफ की वहां पे बात करता है। जब आप इसकी 6वीं और आखिरी रिलीफ देखेंगे यानी कि इंजंक्शन को देख रहे होंगे, तो इंजंक्शन के जब आप सेक्शन 41 को देखेंगे तो सेक्शन 41 कहता है कि इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 91 में जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पब्लिक न्यूसेंस को लेकर और रॉन्गफुल एक्ट को देखा, और यहाँ हम लोग जो सूट ला रहे थे वो सूट हम लोग ला रहे थे डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए, या अदर रिलीफ के लिए। तो जब हम लोग जो यहाँ इंजंक्शन के लिए सूट ला रहे हैं तो आप लोग जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 41 को देखेंगे तो वहां पर बताता है कि इंजंक्शन जो है कब रिफ्यूज किया जा सकता है, व्हेन इंजंक्शन रिफ्यूज। और इसीलिए जब आप उसके सेक्शन 41 के क्लॉज एफ को देखेंगे तो वहां पर कहता है क्या कि एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट which it is not reasonably clear that it will be a nuisance or not। यानी कि यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, और वहां आप कोर्ट से डिमांड करते हैं जी प्रदीप जी, मैं समझ पा रहा हूं आपकी समस्या, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, हो सकता है ये नेट की कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिलीफ क्लेम करने के लिए जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 6 प्रकार के हमें रिलीफ बताया हुआ है, 6 प्रकार की रेमेडी दिया हुआ है। 6वीं रेमेडी इंजंक्शन है। आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में सूट लाते हैं कि सर इन्हें प्रिवेंट करिए इस एक्ट को करने से, यानी कि इनके ऊपर इंजंक्शन लगाइए। किस आधार पर? क्योंकि अगर इन्होंने यह कृत्य किया तो इससे क्या होगा, इससे न्यूसेंस क्रिएट होगा। तो वहां पर जब आप देखेंगे सेक्शन 41 के क्लॉज एफ को, तो सेक्शन 41 कहता है कि कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। और जब सेक्शन 41 के क्लॉज एफ को आप देखेंगे तो वह साफ साफ कहता है
कि किसी भी व्यक्ति को आप इस आधार पर अगर डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से कि हम प्रिवेंट करें, यानी कि कोर्ट इंजंक्शन पास करे किसी व्यक्ति को कोई एक्ट करने से प्रिवेंट करे, कब कि वो अगर वो एक्ट करता है तो न्यूसेंस क्रिएट होगा, जहां की ये रीजनेबली क्लियर ही नहीं है कि वह न्यूसेंस है या नहीं है। तो यहां पर एक पॉइंट आपका ऐड हो सकता है कि यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करे तो यह जरूरी है कि जिस एक्ट के खिलाफ आप सामने वाले के क्लेम कर रहे हैं इंजंक्शन, वहां पर ये शो होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि यह न्यूसेंस क्रिएट करेगा अगर इसे नहीं रोका गया तो मैंने आपको बताया सेक्शन 91 सीपीसी का, फिर मैंने आपको बताया टॉर्ट लॉ में, फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 3 क्लॉज 48 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, फिर मैंने आपको बताया इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 268 रीड विथ सेक्शन 290। 268 में इंडियन पेनल कोड के पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइंड किया है और सेक्शन 290 में उसको लेकर के पनिशमेंट दिया हुआ है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको एडवोकेट जनरल से रिलेटेड बताया कि एडवोकेट जनरल को लेकर के आप देख सकते हैं आर्टिकल 165। फिर मैंने आपको रॉन्गफुल एक्ट को लेकर के बताया कि आप आईपीसी में सेक्शन 33 भी देख सकते हैं। और हमने लास्टली जो देखा वो हमने देखा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 41 का क्लॉज है, जो कि ये कहता है कि कब इंजंक्शन न्यूसेंस के ग्राउंड पे जो आप किसी व्यक्ति को किसी एक्ट को करने से प्रिवेंट कराना चाहते हैं, कि आप कोर्ट में चाहते हैं कि कोर्ट किसी व्यक्ति के किसी एक्ट को करने से उसे प्रिवेंट करे थ्रू पास करके इंजंक्शन, तो वहां पर यह जरूरी है कि जो सामने वाले का एक्ट हो वो इस नेचर का हो कि वो देख के लगे या उससे प्रतीत होता हो कि यह न्यूसेंस क्रिएट करेगा। अदरवाइज वहां पर कोर्ट किसी भी प्रकार का जो है इंजंक्शन पास नहीं करेगी। तो हमने इतनी सारे प्रोविजंस को, इतनी सारी चीजों को कवर किया। अब आइए हमारा एकदम लास्ट चल रहा है ये सेक्शन 91। देखिए सेक्शन 91 पे अगर मेंस में भी आता है तो इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आप इससे बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम कर ले जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 91 के बाद कि रेमेडीज जो है पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के वो क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम देखें तो रेमेडीज जो है पब्लिक न्यूसेंस को, पहले तो न्यूसेंस समझ लीजिए कि दो प्रकार का है, पब्लिक और प्राइवेट। फिर अगर आप रेमेडीज की बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस की, तो इसकी दो रेमेडीज अवेलेबल है, एक क्रिमिनल लॉ में और एक सिविल लॉ में भी। पब्लिक न्यूसेंस के ही खिलाफ क्रिमिनल लॉ में भी रेमेडी अवेलेबल है, सिविल लॉ में भी अवेलेबल है। और क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलता है वो आईपीसी के तहत चलता है। और मैंने आपको बताया कि 268 में आईपीसी के बताया है पब्लिक न्यूसेंस और 290 में इसकी पनिशमेंट का प्रावधान किया है। दूसरा, अगर आप रिमूव कराना चाहते हैं किसी प्रकार का न्यूसेंस, तो इसको लेकर के आप देखेंगे जब सिविल प्रोसीजर कोड में, तो वहां पर समरी प्रोसीजर प्रोवाइडेड है सेक्शन 133 से लेकर के सेक्शन 143 तक। यह सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सेक्शन की बात करें, चाहे आप सेक्शन 91 सीपीसी देखें, चाहे आप 348 जनरल क्लॉजेज एक्ट देखें, 268 आईपीसी देखें, 290 आईपीसी देखें, सेक्शन 41 क्लॉज एफ एसआरए देखें, या सिविल प्रोसीजर को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 133 टू 143 देखें। यह सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बने हैं। हालांकि मुख्यतः यह जो है प्रीलिम्स का ही पूरा पार्ट है, और लेकिन इन सारे प्रोविजन से कभी ना कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में बने हुए हैं कि कहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में डिफाइंड है, कहाँ उसकी पनिशमेंट है। यहाँ पर की जो है एडवोकेट जनरल की बात किया था, फिर 2 या 2 से अधिक पर्सन होना जरूरी है, कब अगर कोर्ट की लीव से यानी कि कोर्ट की परमिशन से आप सूट लाना चाहते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिविल लॉज में क्या है। तो सिविल लॉ में हमने जैसे देखा कि जो भी प्रोसीजर प्रोवाइडेड है सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी पार्ट 5 में, वही हम लोग फॉलो करते हैं अगर किसी पब्लिक न्यूसेंस के खिलाफ हमें कोई एक्शन लेना है सिविल लॉज के तहत। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेक्शन 91 में बिना प्रूफ के आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हैं। और इस चीज का आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप देखेंगे कि किसके द्वारा सूट लाया जाता है। तो हमने देखा था कि एडवोकेट जनरल द्वारा या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोर्ट की परमिशन से, भले ही उनको कोई खुद ही उस न्यूसेंस से उनके किसी राइट को या उनके किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अफेक्ट पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, भले उन्हें किसी प्रकार का स्पेशल डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, वो क्लेम ला सकते हैं। और दूसरा कहता है लाइएबल फॉर डैमेजेस इफ समवन सफर्ड इज बाय स्पेशल डैमेज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम लोग सेक्शन 91 का क्लॉज 2 देख रहे थे, तो वहां पर भी यही बात कहा था कि अगर आपका इंडिपेंडेंटली कोई राइट टू सू अराइज होता है, किस वजह से, इसी पब्लिक न्यूसेंस की वजह से, तो किसी भी प्रकार से सेक्शन 91 का क्लॉज 1 आपके ऊपर कोई भी क्या नहीं लगाएगा, बार नहीं लगाएगा, या कोई लिमिट नहीं लगाएगा, या किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखें तो क्रिमिनल लॉ में हमने बताया कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा आईपीसी के तहत सेक्शन 268 रीड विद 290। और अगर रिमूव कराना है आपको न्यूसेंस, तो आप अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के समरी प्रोसीजर को देखें जो कि दिया हुआ है सेक्शन 133 से लेकर के 143 तक,
फिर हम लोग गए सिविल लॉज पे। सिविल लॉ में मैंने आपको बताया कि आप सेक्शन 91 सीपीसी के तहत सूट दायर कर सकते हैं डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए या अदर रिलीफ के लिए। अब आइए हमारा लास्ट पार्ट देखते हैं कि किसके द्वारा सूट लाया जा सकता है सेक्शन 91। तो किसके द्वारा सूट लाया जा सकता है सेक्शन 91 में, इसको समझने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक 1976 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो उसमें प्लीज इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए। सेक्शन 91 में इस चीज को लेकर के अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट के पहले की क्या स्थिति थी और अमेंडमेंट के बाद की क्या स्थिति थी, आइए उसको समझते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 में अगर आप देखें 1976 के पहले, तो 1976 के पहले या तो अटॉर्नी जनरल सूट ला सकता था, और अटॉर्नी जनरल की ही परमिशन पे दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या ला सकते थे, सूट ला सकते थे, और इन्हें रिलेटर कहा जाता था। 1976 से पहले की कंडीशन क्या थी, या तो अटॉर्नी जनरल की परमिशन पे दो या दो से अधिक पर्सन क्या कर सकते थे, पब्लिक न्यूसेंस के लिए सेक्शन 91 के तहत सूट ला सकते थे। लेकिन 1976 के बाद से ये चीजें बदल गई, और 1976 के बाद क्या हो गया कि वर्ड आ गया आइदर बाय अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, और टू और मोर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट वेदर दे सफर्ड फ्रॉम एनी स्पेशल डैमेजेस और नॉट। तो भले ही ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कोई स्पेशल डैमेज कॉज हुआ हो या ना हुआ हो, वह कोर्ट की कंसेंट लेकर के या कोर्ट की परमिशन लेकर के या कोर्ट की लीव पे क्या कर सकते हैं, सूट ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 1976 में ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, उसे भी हम कवर करेंगे और क्लियर करके उसके बाद हमारा जो है ये सेक्शन टोटल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। हम लोगों का जो है टॉपिक था पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी। हम लोगों ने पार्ट 5 के ऑलरेडी सेक्शन 89 को और 90 को कवर कर लिया था। जब बात आती है सेक्शन 91 की, तो मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक जो है हमारा पब्लिक न्यूसेंस रहेगा। पब्लिक न्यूसेंस में जाने से पहले हम लोगों ने प्राइवेट न्यूसेंस को देखा, जिसमें कि हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉर्ट में काफ़ी चीज़ों को समझा। लॉ ऑफ टॉर्ट में हम लोगों ने देखा कि न्यूसेंस वर्ड जो है ये न्यूरे वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है या तो हर्ट या तो एनॉय। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है एक सिविल रॉन्ग होता है। जब हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट में ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ कवर होती हैं। इसको लेकर के प्राइवेट न्यूसेंस में एक लीडिंग केस है स्टोन वर्सेस बोल्टन। वहाँ मैंने आपको बताया कि डिफेंस की बात करें तो दो प्रकार के डिफेंसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ प्राइवेट न्यूसेंस का क्लेम लाता है तो इफेक्चुअल डिफेंस और इनइफेक्चुअल डिफेंस। फिर हम लोगों ने देखा कि पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के, तो पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के हमने देखा कि सेक्शन 3 क्लॉज 48 ऑफ आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइंड किया है, और सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी में इसे दिया है, और 290 में इसकी पनिशमेंट का प्रावधान है। फिर हम लोगों ने देखा कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 में क्या क्या बातें की गई हैं। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि कोई पब्लिक न्यूसेंस हो या कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जिसकी वजह से पब्लिक अफेक्ट हो रही हो, तो वहाँ पर सूट लाया जा सकता है। किस चीज़ के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए या अदर रिलीफ के लिए। कौन लाएगा, तो एडवोकेट जनरल लाएगा, या दो से अधिक व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से भी सूट ला सकते हैं, चाहे वह उससे अफेक्टेड हो या ना हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी रेमेडीज जो अवेलेबल है पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट, वो क्रिमिनल लॉ में क्या है और सिविल लॉ में क्या है। तो क्रिमिनल लॉ में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने देखा कि आईपीसी में प्रोसिक्यूशन चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम रिमूव कराने के लिए न्यूसेंस भी जा सकते हैं, और वहाँ पर एक समरी प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 1332 143 तक। इतना कवर करने के बाद हम लोग गए सिविल लॉज की रेमेडी पे, फिर वही चीज़ सेक्शन 91 सीपीसी। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सूट लाएगा कौन। तो यहाँ पर सूट लाएगा कौन, इसको लेकर के दो चीज़ें हैं, एक पहले 1976 के पहले का आधार और एक 1976 के बाद का आधार। तो मैंने आपको बताया कि अगर 1976 के पहले की बात की जाए तो 1976 के पहले या तो अटॉर्नी जनरल लाता था, या अटॉर्नी जनरल की ही सहमति पे दो या दो से अधिक व्यक्ति लाते थे, जिन्हें पहले रिलेटर भी कहा जाता है। अब बात आती है 1976 के बाद की। तो 1976 के बाद क्या स्थितियां आई, चाहे तो अटॉर्नी जनरल ला सकता है, या तो दो या दो से अधिक व्यक्ति कोर्ट की सहमति से भी सूट दायर कर सकते हैं। अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो, सबने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हो, अगर बोर्ड पे सबको क्लियर दिख रहा हो तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये बाद में भी आप इसकी हेल्प से अपने नोट्स या जो भी पॉइंट्स हैं आप नोट कर पाएँ। अब आइए हम देखते हैं
अब आइए हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड रह गया है, वो है सेक्शन 104। 104 अगर आप लोगों ने आईपीसी की बेयर ली हो तो प्लीज़ आप लोग अपनी बेयर में सॉरी, आप लोग प्लीज़ अपनी सीपीसी की बेयर में सेक्शन 104 देखिए। देखिए सारी चीज़ें जो है कोरिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शुरू में किसी को टफ भी लग रहा होगा या किसी को लग रहा होगा कि ये इररिलेवेंट है, तो आप जैसे भी चाहे जज कर सकते हैं। हालांकि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लगते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ों को क्यों ना एक ही बार में कवर कर लिया जाए। आइए आप लोग जो है हम लोग चलते हैं सेक्शन 104 पे। तो मैंने आप लोगों को जब ऑर्डर पढ़ा रहा था सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर से रिलेटेड जो अपील के प्रावधान की बात की गई है सब्सटेंटिव पार्ट में, वो सेक्शन 104 में करता है। और जब हम लोग सेक्शन 104 पढ़ते हैं तो उसका मार्जिनल हेड कहता है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई। और जब आप इसके सेक्शन 104 के FFA को देखेंगे, प्लीज़ आप लोग देखिए अपनी बेयर में सेक्शन 104 FFA, सेक्शन 104 क्लॉज 1 सब क्लॉज FFA। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 91 और 92 एज द केस में बी। तो अगर आपका कोई भी ऐसा ऑर्डर पास होता है, मान लीजिए कि आप कोर्ट जाते हैं पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट सेक्शन 91 के तहत, और वहाँ पर आपके खिलाफ रिफ्यूज़ल का ऑर्डर पास हो जाता है, यानी कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करने से बार किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील ला सकते हैं। इस चीज़ को बताया है सेक्शन 104 FFA में। तो मैंने आप लोगों को प्रयास किया कि सेक्शन 91 को जो है हम लोग हर प्रकार से, चाहे सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, हर प्रकार से हम समझें। हम पब्लिक न्यूसेंस को समझें, हम प्राइवेट न्यूसेंस को समझें, कौन सूट ला सकता है, क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, क्या इसके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। अगर हमारे खिलाफ जो है पास हो जाता है ऐसा ऑर्डर जिसमें हमें रिफ्यूज़ कर दिया जाता है सूट लाने से, तो क्या इसके खिलाफ अपील हो सकती है? तो जी हाँ, इस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। सेक्शन 104 आपको जो है इस चीज़ के लिए परमिट करता है। और यहाँ तक हम लोगों ने कोई भी पॉइंट्स को जो है कोशिश की कि ना बच के निकल पाए, सारे पॉइंट ही कवर हो जाए। तो मुझे लगता है कि सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब छोटा छोटा जो है 2 सेक्शन है, इन दोनों सेक्शंस को भी हम देख लेते हैं और उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट क्लासेस जो है पार्टिकुलर सूट से हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हम देखते हैं स्पेशल प्रोसीडिंग जो है पार्ट 5 में, तो हमने सेक्शन 89, 90 और 91 जो है कवर कर लिया। अब जो है सेक्शन 92 जो है ये पब्लिक चैरिटीज से रिलेटेड है। ये सिंपल सा सेक्शन है, ये कुछ नहीं कहता है, बस ये इतना आपको रट लेना है कि जो इसमें 9 ग्राउंड है, ये 9 ग्राउंड जैसे कि रिमूव ऑफ एनी ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी, ये सारे ग्राउंड आपको देख लेने हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात ये कहता है कि कोई भी अगर ट्रस्ट क्रिएट होता है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रस्ट हो या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट हो, वो क्रिएट हुआ है किसी पब्लिक पर्पज से, चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर का है, तो वहाँ पर यह जरूरी है कि कोर्ट का डायरेक्शन वहाँ पर पाना उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इस केस में भी देखिए कोई ट्रस्ट है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रस्ट हो या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट हो, पब्लिक पर्पस के लिए, जिसका नेचर क्या हो, या तो चैरिटेबल हो या तो रिलीजियस हो, और या तो कोर्ट का वहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, किस लिए, उस ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पर या तो एडवोकेट जनरल सेम, या तो 2 और मोर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट हैव एंड हैविंग ऑब्टेन्ड द परमिशन ऑफ द कोर्ट में इंस्टीट्यूट अ सूट। यहाँ पर देखिए जो 2 व्यक्ति, यानी कि एडवोकेट जनरल तो जैसे वहाँ ला रहा था यहाँ भी ला सकता है, लेकिन अगर अन्य 2 व्यक्ति सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उन दोनों व्यक्तियों का उसमें कोई ना कोई हित निहित हो, तो वो कोर्ट की परमिशन से भी क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और इस प्रकार का सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, या तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी कोर्ट को ऑथोराइज किया गया है या एम्पावर्ड किया गया है इस प्रकार के मैटर को सुनने के लिए, तो उस कोर्ट द्वारा। और आप इस कोर्ट में जब जाएंगे तो आप एक डिग्री ऑब्टेन करने के लिए जाएंगे, और वह डिग्री किस ग्राउंड पे होगी, तो यह नीचे 9 ग्राउंड दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पढ़ देता हूँ। रिमूविंग ऑफ एनी ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी, और भी ग्राउंड्स हैं, आप देख लीजिएगा। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अब आइए हम देख लेते हैं इसका लास्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 93। सेक्शन 93 कहता है कि जो भी पावर कन्फर की गई है सेक्शन 91 में या सेक्शन 92 में एडवोकेट जनरल को, एडवोकेट जनरल के लिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो वहां पर इसको लेकर के प्रोविजन दिया हुआ है। तो कहता है कि जो भी पावर कन्फर्ड की गई है सेक्शन 91 में या 92 में एडवोकेट जनरल को, ठीक, में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स बी विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल्सो बाय द कलेक्टर और बाय सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट इन दिस बिहाफ।
तो जो भी पावर यहाँ पर 91 और 92 में एडवोकेट जनरल को दी गई है, ये प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर अगर स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन हो जाता है तो क्या किया जा सकता है, कलेक्टर द्वारा भी या किसी ऑफिसर द्वारा भी जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है इस बिहाफ पे, वह भी एडवोकेट जनरल के बिहाफ पर सूट ला सकता है। यहाँ सिंपल सी बात ये कहा है कि मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर की बात है और वहाँ पर क्या है, एडवोकेट जनरल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर वही होगा कि सिंपली जो है स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लिया जाएगा, सैंक्शन पास करेगी और उस सैंक्शन के बाद स्टेट गवर्नमेंट किसी कलेक्टर को या किसी अदर ऑफिसर को इस बिहाफ पर परमिट कर देगी। और मैंने जैसे सेक्शन 104 आपको पढ़ाया था, तो सेक्शन 104 का डबल एफ आप चाहें तो रीड विथ कर सकते हैं सेक्शन 92 के साथ भी, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन 91 और 92 दोनों की बात किया है। सेक्शन 91 और 92 में आइए देख लेते हैं कुछ डिफरेंस। तो वहाँ पब्लिक न्यूसेंस था, यहाँ पब्लिक चैरिटी है। जब सेक्शन 91 हम देख रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोर्ट के परमिशन से सूट इंस्टीट्यूट कर ले रहे थे, भले ही उनका क्यों नहीं किसी प्रकार से क्या हो रहा हो, वो अफेक्ट हो रहे हो या स्पेशल डैमेज हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन अगर हम देखें पब्लिक चैरिटीज के मामले में, तो यहाँ पर अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोर्ट के परमिशन से सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उनका किसी न किसी प्रकार से उसमें कोई हित निहित हो। यहाँ पर साफ साफ कहता है कि when 2 or more person having an interest in the trust। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 91 और सेक्शन 92 भी कंप्लीट। हमने 89 देखा, 90 देखा, 91 देखा, 92 देखा और 93 देखा। तो आज हमारा पार्ट 5 भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ भी हम लोगों ने प्रोसीजरल के भी काफ़ी पार्ट देखे, जैसे कि जब हम लोगों ने सेक्शन 89 देखा तो हम लोगों ने उसके साथ ऑर्डर 10 का रूल 1A, रूल 1B, रूल 1C देखा। जब हम लोग सेक्शन 90 देख रहे थे तो सेक्शन 90 के साथ हम लोगों ने ऑर्डर 36 देखा था। सेक्शन 90 के साथ हम लोगों ने ऑर्डर 14 का रूल 6 और रूल 7 देखा था। फिर हम लोगों ने सेक्शन 91 देखा और 92 और 93। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कल की क्लास जो हमारी रहेगी वो पार्टिकुलर केसेस को लेकर के स्टार्ट होगी। धन्यवाद।